हेलो फ्रेंड्स, यथा लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही थी, जैसे आपका इसके पहले हमने पार्ट 4 लाया हुआ था, तो उसमें अगर आपको हमारी वीडियो देखनी है तो पहले हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ से आपको सीबीटी, एनसी सीबीटी, एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी और एसएससी के लिए ये हमारी सीरीज चल रही है। और इसमें ये जो हमारा ये सीरीज नंबर है 5 है। ठीक है, इसके पहले जो 4 पार्ट है बन चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे सारी जो प्लेलिस्ट है वीडियो मिल जाएंगी। और आप आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 5 सीरीज को, पार्ट 5 जो इसका इस सीरीज का। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हम आपको उसमें डिस्कस कराएंगे, और इंपॉर्टेंट फैक्ट है उससे जो रिलेटेड वो भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो आपको पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिख रहा है। एक सेकेंड, हम मार्कर ले लेते हैं। ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहते हैं। ठीक है, ये नमक युक्त मिट्टी में जो पौधे मतलब उगते हैं उसे क्या कहते हैं, उसकी ये बात पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन में आपको ऑप्शन है जीरोफाइट, ऑप्शन बी है हेलोफाइट, ऑप्शन सी हाइड्रोफाइट, एंड ऑप्शन जो डी है सक्यूलेंट। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका हेलोफाइट। जो नमक युक्त मिट्टी में जो पौधे उगते हैं उन्हें हेलोफाइट के नाम से जाना जाता है। अगर जैसे आप नमक युक्त मिट्टी जैसे क्या कह सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें जो मैग्रोव जो वनस्पतियां जो होती हैं मैग्रोव, ठीक है, ये ऐसी वनस्पतियां होती हैं जो लवणीय यानी जो समुद्र होते हैं लवणीय पानी में भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के पौधों को हम हेलोफाइट्स हम कह सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करें, अगर हम जीरोफाइट जो उसमें लिखा हुआ है पहले ऑप्शन में, इस प्रकार की वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं, तो जीरोफाइट प्रकार की जो वनस्पतियां हैं ये कहाँ पाई जाती हैं, मरुस्थल में, जो रेगिस्तान होते हैं। ठीक है, जो आपके रेगिस्तान होते हैं और रेगिस्तान में जीरोफाइट प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इन वनस्पतियों में जो एक प्रकार होता है जिनकी विशेषताएं ये होती हैं कि इनके जो पत्ते होते हैं ना वो बिल्कुल ऐसे कांटे के रूप में वो चेंज हो जाते हैं, कांटे के रूप में बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रेगिस्तान में वर्षा होती नहीं है, पानी की कमी होती है। तो इसीलिए जो रेगिस्तानी जो वनस्पतियां होती हैं वो बहुत गहराई तक उनके जड़ होते हैं, और जो उनके पत्ते होते हैं वो कांटे में बदल जाते हैं। तो जो रेगिस्तान में जो वनस्पतियां होती है कैसी होती हैं, जीरोफाइट प्रकार की होती हैं। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन सी में हाइड्रोफाइट दे रखा है। हाइड्रोफाइट जो जल में पाए जाने वाली जो वनस्पतियां होती हैं, इनमें ऐसी वनस्पतियां जो जल में उगती हैं। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफाइट। तो आपके ऑप्शन थे, क्लियर हो गए। आगे हम चलते हैं और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिएगा अच्छे से। तो इसका ऑप्शन सी ए है 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 55%, ऑप्शन डी 90%। तो इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 90%, क्योंकि प्लाज्मा में जो जल का जो प्रतिशत होता है 90% होता है। ठीक है, अगर हम ब्लड की बात करें या मानव रक्त की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम ह्यूमन ब्लड की बात करें तो इसको जो इसमें दो रूप में बांटा गया है। एक आपका प्लाज्मा में होता है और एक आपका किस में होता है, कार्पोसेल्स में होता है। जो कार्पोसेल्स में इसका जो अब कार्पोसेल्स में क्या क्या आपको पार्ट होता है, एक आपका आरबीसी होता है, आपको हम बताए थे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स होता है ना। तो इसमें ये जो प्लाज्मा का जो मात्रा होता है ह्यूमन ब्लड में ये होता है 55%। ठीक है, कितना होता है, 55%। ठीक है, 55% प्लाज्मा होता है। और जो कार्पोसेल्स यानी जो आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिला के ये होते हैं 45%। ठीक, तो आपके ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पे 55 आपको भी दिखाई दे रहा है,
55% भी दिया और 60% भी दिया है। तो जो जल का प्रतिशत होता है प्लाज्मा में वो होता है 90%, और प्लाज्मा का जो प्रतिशत कितना होता है आपका 55%। ठीक है, एक बात आप याद रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये पूछे कि मानव ब्लड में या फिर ह्यूमन ब्लड में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है, तो इसका जो रेशियो आप देखेंगे 55 से 60 दिया रहता है। तो अगर आपके ऑप्शन में प्लाज्मा से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे और ये पूछे कि प्लाज्मा में ब्लड में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है, तो आप लोग 55 को ही टेक करेंगे, ना को 60, क्योंकि ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा आपका। ठीक है, अगर ऑप्शन में 55 नहीं दिया है तब आप 60 को टिक करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ना। तो ह्यूमन ब्लड को कितने रूप में बांटा गया, तो किसमें, प्लाज्मा में और कार्पोसेल्स, जिसमें आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हो गया। ठीक है, ये तीनों पार्ट्स हैं। हम अगर प्लाज्मा में देखें तो आपका प्रोटीन पाया जाता है, और प्रोटीन का जो प्रतिशत है वो आपका देखें तो 9% यानी 9% भी होता है। और उसके साथ साथ अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का जो काम होता है ब्लड में, ये ब्लड को क्या करता है, क्लोटिंग बनाता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे बॉडी से अगर कोई पार्ट अगर इन्फेक्ट हो जाता है तो जो ब्लड हमारे बॉडी से जो निकलता है उसको क्या करता है, क्लोट करने का काम करता है प्रोटीन। ठीक है, एक बात क्वेश्चन और बताइए आप यहाँ से, हमारे बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड में वो कौन सा प्रोटीन होता है जो शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका हिम्पेरिन। ठीक है, क्या नाम है उसका, हिम्पेरिन। हिम्पेरिन जो ब्लड है ना, ये हमारे शरीर में, सॉरी, हिम्पेरिन जो प्रोटीन है ये हमारे शरीर में ब्लड को यानी रक्त को ये क्या करता है, जमने से यानी क्लोट होने से रोकता है। तो ये जो कुछ बेसिक था स्ट्रक्चर हमने आपको यहाँ पर बताया, इसका जो डिटेल एनालिसिस है हम हमारा जो साइंस का जो T20 जो सीरीज चल रहा है उसमें हम पूरा डिटेल हम ब्लड का डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो शॉर्ट में था हमने आपको जो मेन पॉइंट था हमने यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कह रहा है सूची 1 को और सूची 2 से मिलान करने के लिए। यहाँ पे कुछ विटामिन दिए हुए हैं, यहाँ पे उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं ये दिए हुए हैं, तो इसको आपको सुमेलित करना है। तो सूखा रोग पूछ रहा है किसके कमी से होगा, किस विटामिन के, बेरी किसके कमी से होगा, और निशांतता और स्कर्वी। यहाँ पे विटामिन D12, B1 और C दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें विटामिन C किस पे चला जाएगा आपका, स्कर्वी पे, यानी विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। बेरी आपको किस पे जाएगा, विटामिन B1 पे। सूखा रोग किस पे जाएगा, D पे। ठीक है, और जो आपका विटामिन B12 बचा, यहाँ पे निसंधता होना चाहिए, निसंधता चाहिए यहाँ पे आपका विटामिन B12 नहीं, विटामिन यहाँ पे E होना चाहिए, क्योंकि जो विटामिन E की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, स्कर्वी रोग विटामिन C, ठीक है, निसंधता हमारा विटामिन E, बेरी किस पे जाएगा आपका, विटामिन B1, और सूखा रोग विटामिन D। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था विटामिन से। अच्छा, विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, फंक के द्वारा की गई थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें विटामिन B12 की, विटामिन B12 में क्या होता है, कौन सा तत्व होता है, कोबाल्ट। ठीक है, विटामिन B12 के द्वारा, सॉरी, विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। एनीमिया रोग होता है, और एनीमिया रोग लोहा की कमी से यानी आयरन की कमी से भी होता है, याद रखिएगा। अगर विटामिन की कमी से पूछेगा तो कौन सा विटामिन होगा, विटामिन B12। ठीक है, और अगर ये पूछेगा कौन से तत्व के कमी के कारण होता है एनीमिया रोग, तो वो होगा आपका लोहा यानी आयरन की कमी के कारण होता है। एनीमिया रोग कैसा होता है, ब्लड, सॉरी, जो शरीर है उसमें ब्लड यानी रक्त की कमी हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं एनीमिया। ठीक है, अगर हम उसके बाद जो यहाँ पे विटामिन C है, अगर हम इसकी बात कर लें तो इसकी कमी के द्वारा क्या होता है, स्कर्वी रोग। आपको मैंने इसमें ऑप्शन में भी बता दिया हुआ है, बेरी विटामिन B1 होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, BMT परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए है डेंगू, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी मलेरिया, एंड ऑप्शन डी ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन
डी इज द राइट आंसर। ऑस्टियोपोरोसिस किस प्रकार का रोग होता है? ये हड्डी रोग होता है, हड्डी रोग होता है ये, ठीक है। और इसी के पहचान करने के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें डेंगू, डेंगू रोग किसकी कमी के कारण होता है? जब हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है, ठीक है। जब हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है, तो डेंगू रोग होता है। क्लियर हुआ? और ये जो प्लेटलेट्स है, आप देखेंगे हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स का एक काम होता है, ये क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, ठीक है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है प्लेटलेट्स, ठीक। हम लोग जब ह्यूमन ब्लड के बारे में जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो उसमें प्लेटलेट्स के बारे में पूरा मैं फुल डिस्कशन करूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है मैं आपको वहां पर दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। आप समझ गए? ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी सॉरी मतलब किस प्रकार का रोग है? ये हड्डी रोग है। बीएमडी परीक्षण उसके लिए किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है? लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी अस्थि मज्जा, ऑप्शन डी गुर्दा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अस्थि मज्जा, यानी इसको हम बोन मैरो भी कहते हैं, ठीक है। बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। क्लियर? अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि आरबीसी जो है यानी आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो उसे किसे कहते हैं? प्लीहा को। किसे? प्लीहा को, ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लीहा में ही आरबीसी का पूरा जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद जो आरबीसी होता है वो प्लीहा में आकर के डेड हो जाता है, और इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा, प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रिस्तान तो कहा जाता है, लेकिन प्लीहा को ही ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड बैंक, ठीक है। देखिए, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा और आरबीसी का जो ब्लड बैंक होता है प्लीहा, ये कैसे हो सकता है? देखिए, जो प्लीहा होता है, प्लीहा में 120 दिन के बाद काम करते हुए पूरे बॉडी में आरबीसी जो है वो मतलब पूरी तरीके से दौड़ते हुए, ठीक है, 120 दिन लगातार ये काम करता है, और आरबीसी में आके 120 दिन के बाद क्या होता है? डेड होता है। लेकिन कभी कभी जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी में जब आरबीसी की संख्या जब कम होने लगती है, ठीक है, तो यहीं से आरबीसी क्या करते हैं? अपने आप को क्या करते हैं? म्यूटेट, यानी वो अपने आप को सर्वाइव करने लगते हैं, जिंदा करने लगते हैं आकस्मिक रूप से। जैसे मान लीजिए अगर हमें आरबीसी की बहुत सख्त जरूरत है, हमें आरबीसी चाहिए ज्यादा मात्रा में हमारी ब्लड में, तो यहाँ से आरबीसी बनने लगते हैं। तो इसीलिए प्लीहा को ही आरबीसी का ब्लड बैंक कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका आरबीसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो हमने आपको बता दिया है। इसका निर्माण बताया कि अस्थि मज्जा में ही होता है ना। आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है जीरा, ऑप्शन बी लौंग, ऑप्शन सी काली मिर्च, एंड ऑप्शन जो डी है क्या है आपका? हल्दी। तो इसका सही आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा लौंग, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारा ये जो क्वेश्चन था इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही है। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा अगला क्वेश्चन है वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है। ऑप्शन ए है अवटु ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन सी जनन ग्रंथि द्वारा, एंड ऑप्शन डी है हड्डियों द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि द्वारा, क्योंकि जो वृद्धिकर हार्मोन्स होता है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। और पीयूष ग्रंथि को मैंने आपको कई बार बताया हुआ है
कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी प्रकार की ग्रंथियों को पीयूष ग्रंथि क्या करता है? कंट्रोल करता है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। क्या है इसमें? रेड डाटा बुक उन प्रजातियों के बारे में जानकारी देती है जो ऑप्शन ए लुप्त है, ऑप्शन बी संकटापन्न है, ऑप्शन सी खतरनाक है एंड ऑप्शन डी विरली है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए लुप्त है। जो जैसे जो प्रजातियां हैं, ये प्रजातियां मतलब जानवरों में जो ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त तो मतलब हो गई हैं, ठीक है, उनका जो अस्तित्व अब नहीं है, तो उसीलिए उन प्रजातियों को किसमें रखा गया है? रेड डाटा बुक में। ठीक है, रेड डाटा बुक के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कौन सी जानवर की प्रजातियां कितने विलुप्त होने के कगार पर हैं, तो इससे उनको कैटेगरीफाइज किया जाता है जिससे हम उनको बचा सके, है ना। आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है क्वेश्चन? थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न की कमी से होता है। कि क्या है? ऑप्शन ए है आयोडीन, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। ठीक है, अगर हम आयोडीन की बात करें तो आपका ये सही हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि आयोडीन की कमी से आपका थायराइड ग्रंथि क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। और उसके साथ आपका आयोडीन की कमी से एक रोग होता है, उसका नाम है घेघा। और घेघा इसको हम कहते हैं ग्वाइटर भी कहते हैं, कई बार ग्वाइटर भी बोला जाता है घेघा को। क्वेश्चन कभी कभी आपसे ये घेघा ना पूछ करके पूछ लेता है कि ग्वाइटर नामक रोग किसकी कमी से होता है, तो किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होता है। मैंने आपको इसके पहले वाले आंसर क्वेश्चन में बताया था कि लोहा की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। ठीक है, अगर हम कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम और फास्फोरस की बात करें, तो ये हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होते हैं। ये हड्डियों को क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, और एक बात और आप याद रखिएगा, जो कैल्शियम है ना, ये कैल्शियम Ca, ये हमारे रक्त में भी पाया जाता है और ब्लड को क्लोटिंग करने में भी सहायक होता है। कई बार क्वेश्चन निकल करके आता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे ब्लड में किस प्रकार का तत्व होता है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, तो उसका नाम है कैल्शियम। और कैल्शियम से ही जो हड्डियां होती हैं हमारी वो भी मजबूत होती हैं, कैल्शियम और फास्फोरस से। ठीक है, पोटेशियम की अगर हम बात करें तो जो पोटेशियम ऐसा तत्व है हमारे शरीर के जो तंत्रिका तंत्र की जो वेग होती हैं, ठीक है, अन्य जो और जो मांसपेशियां होती हैं उनको संकुचित करने का काम करता है पोटेशियम। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन थे, हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया। और हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका नॉट, ऑप्शन बी डॉप्सन, ऑप्शन सी पाज, ऑप्शन डी मैक्सवेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉप्सन। ठीक है, डॉप्सन के द्वारा हम ओजोन परत की मेजरमेंट को ओजोन परत को हम मेजरमेंट करते हैं। अब अच्छा एक बात बताइए, जो ओजोन गैस होती है, ओजोन गैस जो होती है इसका फार्मूला क्या होता है? तो ये 3 ऑक्सीजन के मिलकर के बना होता है O3। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि जो ओजोन गैस होती है उसका फार्मूला बताइए, तो O3 यानी 3 ऑक्सीजन मिल करके ओजोन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, और ओजोन परत को हम किससे में मेजरमेंट करते हैं? डॉप्सन में मेजरमेंट करते हैं। आपको पता ही होगा कि ओजोन परत क्या करती है। ओजोन परत जो सन से जो अल्ट्रावायलेट जो रेज जो किरणें आती हैं उनको क्या करती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे वो पृथ्वी पर नहीं आ पाती और हम सुरक्षित होते हैं। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, भोजन प्रायः किसमें पचता है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है पेट, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी बड़ी आंत। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी छोटी आंत।
क्योंकि देखिए सबसे पहले तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं वो आता है हमारे मुंह में, तो भोजन हमारे मुंह में विभिन्न लार ग्रंथियों के द्वारा पचाया जाता है, उसके बाद वो नलिकाओं में आता है, फिर वो अमाशय में पहुंचता है, और अमाशय में जब वो भोजन पचता है तो उसका जो मेन जो पार्ट होता है वो आता है छोटी आंत में, और छोटी आंत में भोजन पचने के बाद हमारी कोशिकाओं के द्वारा उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो मेन रूप से जो भोजन का जो पचता है वो किसमें पचता है, छोटी आंत में। ठीक है, आप याद रखिएगा बड़ी आंत में भोजन हमारा नहीं पचता है, क्योंकि बड़ी आंत में वो भोजन जाता है जो वेस्ट होता नहीं, पचने के बाद जो वेस्ट जो भोजन बचता है, जो पदार्थ बचता है वो जाता है बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाहर वो क्या जो वेस्टेज होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। क्या है, काला जार का रोग वाहक कौन है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है एनोफिलीज मच्छर, ऑप्शन बी है क्यूलेक्स मच्छर, ऑप्शन सी सीसी मक्खी, एंड ऑप्शन डी है सिक्टा मक्खी। तो आपको अगर बात करें मक्खी, जो इसमें सही होगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो सीसी जो मक्खी है उसके द्वारा काला जार ये क्या होता है, ये रोग हो जाता है। और आप देखेंगे जो सीसी मक्खी है कैसे जगह पर पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये ग्लोब है, और ग्लोब के बीचों बीच में जो आपका ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाई दे रही है, इस यहाँ पे देखते हैं तापमान टेम्परेचर बहुत अधिक होता है इस एरिया में, और इसे विषुववृत्तरेखी प्रदेश भी कहते हैं। सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पर होती है, टेम्परेचर अधिक होता है, और टेम्परेचर अधिक होने के कारण यहाँ पे जो वहां पे जो उमस होता है, जो आर्द्रता होती है बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण वहां पे पूरा घनघोर वर्षा होती है, और इसी एरिया में सदाबहार वृक्ष भी पाए जाते हैं। ठीक, इसी जगह पर जो प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है ये विषुववृत्तरेखी प्रदेश, सीसी मक्खी का जो है वास स्थान होता है ना, और इसके कारण क्या होता है, कालाजार नामक रोग हो जाता है। और अगर हम आगे जो यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर हम उनकी बात करें, जैसे आपको ऑप्शन में है एनोफिलीज मच्छर, इसके द्वारा क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि डेंगू जो रोग होता है ना, ठीक है, वो एनफिलीज मच्छर के काटने से होता है। जैसे एनफिलीज जो मच्छर होता है ये वाहक होता है, ठीक है, और इसके द्वारा जो प्रोटोजोआ होते हैं, जो डेंगू रोग के जो माध्यम होते हैं, तो ये क्या करते हैं, उन प्रोटोजोआ को अपने साथ अपने डंक में लिए रहते हैं। ठीक, और जैसे जब ये किसी व्यक्ति को जब डसते हैं यानी काटते हैं, तो वो प्रोटोजोआ व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और उससे कौन सा रोग होता है, डेंगू। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, ये जो डेंगू होता है किसको प्रभावित करता है, प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स को क्या करता है, जब हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स होता है ना, ये कितने की संख्या में होते हैं, लैख की संख्या में होते हैं। प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में लैख की संख्या में होते हैं। जैसे ही जब एनोफिलीज मच्छर काटता है तो हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है, और जैसे प्लेटलेट की संख्या कम होती है हमें तरह तरह की प्रॉब्लम, बुखार आएगा, कमजोरी महसूस होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए हम मेडिसिन लेते हैं, है ना, तो तब जा करके ये जो डेंगू से संबंधित जो प्रोटोजोआ है वो खत्म होता है, जिससे हम पूरी तरीके से हेल्दी हो पाते हैं। अगर हम बात करें क्यूलेक्स मच्छर की, तो जो क्यूलेक्स मच्छर है वो किसके लिए वाहक होता है, किसका वाहक होता है, तो इस मच्छर का होता है फाइलेरिया जो रोग होता है ना, फाइलेरिया रोग क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। अगर आप एक्चुअली में देखेंगे तो जो फाइलेरिया रोग होता है भी प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, लेकिन जो क्यूलेक्स मच्छर है ये वाहक होते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ के वाहक होते हैं, और वो किस रोग में सहायक होते हैं, क्यूलेक्स मच्छर, फाइलेरिया के रोग में। फाइलेरिया में देखते होंगे जब किसी को फाइलेरिया होता है, जो पैर जो होता है उसका पूरा फूल जाता है पैर। ठीक है, तो ये आपके तीनों ऑप्शन थे, और एक जो आपका ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिक्टा मच्छी, यहाँ पे आपको ऑप्शन थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका बालू मक्खी होगा। ठीक है,
ये आपका बालू मक्खी एक होती है, और बालू मक्खी के द्वारा अगर आप देखेंगे तो एक निद्रा लोग होता है, और उसी के द्वारा, किसके द्वारा, बालू मक्खी के द्वारा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें क्या है, काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। ऑप्शन ए है क्लोम, ऑप्शन बी वातक यानी ट्रैकिया, ऑप्शन सी पुष्ट फुफ्फुस, एंड ऑप्शन डी फुफ्फुस पोष। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वातक यानी ट्रैकिया। जो काकरोच होता है, जो उसका श्वसन अंग है, उसे वातक यानी ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया के द्वारा काकरोच श्वसन करता है। ठीक है, अगर हम काकरोच की बात करें तो इनमें जो ब्लड होता है वो सफेद कलर का होता है। ठीक है, सफेद होता है, क्यों होता है, क्योंकि काकरोच में हीमोग्लोबिन ना पा करके इसमें हीमोसिन पाया जाता है। ठीक है, हीमोसिन हीमोसिल पाया जाता है, और हीमोसिल के कारण जो काकरोच होता है, काकरोच का जो ब्लड होता है सफेद होता है। ठीक है, तो जो हमारा ये क्वेश्चन था, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और इसी के साथ साथ हम अपने दूसरे वीडियो में आपसे हम मिलेंगे। जो हमारा वीडियो अगला होगा, इसी से संबंधित अच्छे अच्छे क्वेश्चन से हम आपको ला करके प्रैक्टिस कराएंगे। और अगर आप हमारी जो वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। उसके साथ साथ प्रेस जो आइकन्स को प्रेस करिए। और उसके बाद हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। कितना मिनट का ये बन